चलिए आज हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड का सेकंड लेक्चर देखेंगे। कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कार्बन के बारे में बेसिक प्रॉपर्टी जाना था और कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या किया था, स्टडी किया था। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा जो पहला होगा टॉपिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या होगा? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप्स आपने पढ़ रखा होगा। एक बार आप ध्यान से मेरे लेक्चर को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप, पहले एलोट्रॉप्स होता क्या है उसको देखेंगे, उसके बाद कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स है उसे हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप देखिए कार्बन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में, जो कार्बन एलिमेंटल फॉर्म है वो नेचर में डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। कहना एनसीईआरटी ने लिखा है एलिमेंट कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म विथ वाइडली वेरिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन जो है नेचर में बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन नहीं है, आप समझिए चूंकि कार्बन से ही बना है तो केमिकल स्ट्रक्चर तो कार्बन का ही होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी सबका क्या होगा, सेम होगा। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं द एलिमेंट कार्बन। एनसीईआरटी लिखता है द एलिमेंट कार्बन अकर्स, क्या लिखता है, अकर्स इन different form in nature with widely varying physical property, widely varying physical properties। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा चेंजेज होता है। बना तो सब किससे रहेगा, बोलिए, बना तो किससे रहेगा, कार्बन से ही रहेगा, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम एलोट्रॉप का जो हम यहाँ पर नाम दिया गया है एलोट्रॉप, उसका मतलब समझेंगे। ठीक है, तो एलोट्रॉप होता क्या है, एलोट्रॉप्स का मतलब होता क्या, इसको समझिए। देखिए एलोट्रॉप्स क्या है, जब कोई एलिमेंट्स नेचर में डिफरेंट फॉर्म में पाया जा रहा हो, मेरी बात को समझिएगा, बट इन सेम स्टेट, स्टेट क्या होगा, सेम, है ना। तो व्हेन एन एलिमेंट पोजेज टू और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम स्टेट, in the same state, then they are said to be allotropes. They are said to be allotropes. वो क्या कहलाता है, एलोट्रॉप्स। और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज एलोट्रोपी। क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। मतलब एलोट्रोपी क्या हुआ, जो एलोट्रॉप्स देखने को मिल रहा है एक ही एलिमेंट का बहुत सारा, उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोपी। क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज एलोट्रोपी। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा, व्हेन एन एलिमेंट पोजेजेस टू और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम स्टेट दे आर सेड टू बी एलोट्रोप्स। वो क्या कहलाएगा, एलोट्रोप्स कहलाएगा। ठीक है, और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। तो अब आपको एलोट्रोप समझ में आ गया होगा, जब एक एलिमेंट का दो या दो से ज़्यादा क्या हो, डिफरेंट फॉर्म हो, लेकिन सेम स्टेट हो, क्या हो, सेम स्टेट हो, तब हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स है, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स है उसको देखते हैं। तो कार्बन के आप लोगों ने जैसा पढ़ रखा होगा, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होता है, 3 एलोट्रोप्स होता है। कितने होते हैं, 3 एलोट्रोप्स होता है, उसको हम लोग देखेंगे एक एक कर। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कितना है बताइए, 3 है। एक इधर, एक तो आपका हो गया डायमंड, एक हो गया आपका ग्रेफाइट, और एक हो गया फुलरेंस। क्या करेंगे, फुलेरेंस। क्या कहलाता है वो, फुलरेंस कहलाता है। ये देखिए जो आपका डायमंड और ग्रेफाइट है ये नेचुरल एलोट्रोप है। क्या है,
नेचुरल एलोट्रॉप है, मतलब ये सब नेचुरली फाइंड आउट होता है, मतलब हमें नेचर में डायमंड और ग्रेफाइट मिल जाते हैं। बट कि ये जो है फुलरेंस ये है आपका आर्टिफिशियल और मैनमेड। क्या है? या तो ये नेचुरली हमको नहीं देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? तो आपको समझ में आ गया एलोट्रॉप क्या होता है और कार्बन के कितने एलोट्रॉप है। तो देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। हम एक सेपरेट लेक्चर में डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताएंगे। हम इसका डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि डायग्राम लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और इसका डायग्राम 3D डायग्राम हम आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? 10th क्लास में कभी भी डायमंड और ग्रेफाइट का जो डायग्राम होता है वो बनाने को नहीं आता, और ऐसा आने का चांस भी नहीं है, बस उसके बारे में पूछा जाता है। तो एक एक करके हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है? जो दोनों डायमंड और ग्रेफाइट है ना, वो फॉर्म बाय कार्बन एटम है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एटम से बना हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस लाई करता है वो कार्बन एटम का अरेंजमेंट, मतलब डायमंड और ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम बॉन्ड किया है, यानी कार्बन एटम का वो अरेंजमेंट है, वो दोनों में अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ कार्बन, आर मेड ऑफ कार्बन एटम। किससे बना हुआ है? कार्बन एटम से बना हुआ है। द डिफरेंस मैं लिख रहा हूं जो इन दोनों में डिफरेंस है, लाइज इन द मैनर in which the carbon atoms are bonded to one another, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है कि जो डायमंड है और ग्रेफाइट है ये दोनों किससे बना हुआ है? कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है। जो इन दोनों में डिफरेंस है, फिर दोनों आप तो सोचोगे सर डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन एटम से मिलकर बन ही गया, तो फिर क्या अंतर है? तो जो अंतर है, जो डिफरेंस होता है वो कार्बन एटम का अरेंजमेंट। मैंने पहले ही बोला डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अदर। जो डिफरेंस है वो कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है डायमंड में और ग्रेफाइट में दोनों अलग अलग होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे तो जो कार्बन एटम का बॉन्डिंग मिलेगा दोनों में अलग अलग होगा, फिक्स्ड, जो दोनों में सेम अरेंजमेंट नहीं होता है। इसके कारण से ये लोग एलोट्रॉप्स बन जाते हैं, यानी इन दोनों का तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है क्योंकि इन दोनों को किससे बना हुआ है? कार्बन से। बट ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कार्बन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फॉर डायमंड एंड ग्रेफाइट। मेरी बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब हम इन दोनों अब एक एक कर हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, फिर फुलरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले डायमंड के बारे में देख लीजिए। देखिए डायमंड, देखिए डायमंड के बारे में लिखेंगे। ये 3D आप जानते ही होंगे, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ पर सबसे जो कठोर सब्सटेंस है, पदार्थ है हमारा, वो डायमंड ही है। तो डायमंड में एक कार्बन एटम जो होता है 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ईच कार्बन एटम इज bonded with 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms, 3 कार्बन एटम से क्या है? एक कार्बन जो है 3 दूसरे कार्बन एटम से क्या है? बॉन्ड है ना, इन द जिसके कारण से जिसका एरे आता है हेक्सागोनल एरे आता है। एरे का मतलब डिजाइन, जब आप उसको देखोगे तो देखने से लगेगा ये हेक्सागोनल। और जी ऐसे तो इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, लेकिन ये 11th की बात है, टेट्राहेड्रल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है? इन द सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल एरे। एरे का मतलब डिजाइन। ओके, हेक्सागोनल
हेक्सागोनल एरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए उसमें से एक बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, जिससे कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो एक बॉन्ड क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड जो होगा वहां पर कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4 है, तो 4 जो वहां पर एक बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड बनता है। इससे क्या होता है, कार्बन का जो वैलेंसी हो जाता है वो 4 होता है। एंड दस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, और कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा जो डायमंड में कार्बन एटम, एक कार्बन एटम होगा वो 3 दूसरे कार्बन एटम से क्या होगा, बॉन्डेड होगा, और एक हेक्सागोनल सेम प्लेन में रहेगा, और एक हेक्सागोनल एरे के फॉर्म में हमको दिखाई देगा। कौन, डायमंड। चलिए, तो डायमंड के बारे में एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है, और हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट क्या है, दोनों डायमंड और ग्रेफाइट आपका क्या है बताइए, नेचुरल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। तो देखते हैं ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हेक्सागोनल एरे होता है, लेकिन एक लेयर के फॉर्म में होता है, लेयर फ्रॉम वन अबव द अदर, ये लेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इट इज ए स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट इट हैज अ स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर होगा ये भी कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है ना, फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक लेयर होगा, वन अबव द अदर। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, चलिए, यानी कि लेयर्स जो होगा एक के ऊपर एक लेयर आएगा। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना। इन बीइंग प्लेस्ड लेयर वन अबव द, यहाँ पर वन अबव का मतलब लेयर इज प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक लेयर इसके डिजाइन में देखने को मिलता है। ठीक है, समझिएगा, दोनों डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। तो इसको भी लिख लेते हैं, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, अलग अलग, बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इस क्यों सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, कार्बन से कंस्टिट्यूटेड है। अरे भाई, कार्बन से बना हुआ है तो जो कार्बन का प्रॉपर्टी होगा वही तो दिखाएगा। अब देखो डिफरेंस में क्या होता है, तो आप जानते हो डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है आपका सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। पेंसिल का जो लीड है वो क्या होता है, ग्रेफाइट का बना रहता है। आप उसको जब टच करते हो तो फिसलन जैसा महसूस होता होगा, है ना। अगर आप डायमंड देखोगे तो डायमंड बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो इसको भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, एनसीईआरटी ये लिखा है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है अभी तक का वो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है, हमारा डायमंड। और ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, बिल्कुल मुलायम लगता है। ठीक है, एंड ग्रेफाइट इज स्मूथ भी लिख लो, सॉफ्ट को आप क्या लिख सकते हो, स्मूथ, एंड स्लिपरी टू टच। जब आप उसको टच करते हो, छूते हो तो स्लिपरी फील देता है। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट में क्या है,
फर्क है। एक और सबसे बड़ी फर्क जो है, ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अनलाइक अदर नॉन मेटल। जब मैंने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल, ठीक है, जिसमें लेड और मरकरी को आप हटा दो, है ना। जबकि नॉन मेटल्स जो होता है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। अब कहोगे ग्रेफाइट तो सर नॉन मेटल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट जो बना है कार्बन से बना है और कार्बन एक तरह का क्या है, नॉन मेटल है। अब कहोगे सर ऐसा क्या है कि ग्रेफाइट, डायमंड भी तो कार्बन से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करता है जबकि ग्रेफाइट क्यों कर लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पाएगा, बोलिए। जबकि जो ग्रेफाइट में है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, दैट इज फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? दैट्स वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द ग्रेफाइट। मेरी बात समझ नहीं आ रहा? इसलिए हम लोग जब इलेक्ट्रोड बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते थे 8th क्लास में, फिर 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते थे, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं वो ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? ग्रेफाइट का। मेरी बात समझ नहीं आ रहा? तो ये सब डिफरेंसेज है डायमंड और ग्रेफाइट में। एक और डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं क्या? ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं ग्रेफाइट के अंदर में। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है अपन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। चूंकि आप जानते हो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और ग्रेफाइट जो है किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन से, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल मैंने लिख दिया। देखिए, डायमंड को हम लोग आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जब हम प्योर कार्बन को सब्जेक्ट करें हाई टेम्परेचर और प्रेशर से। बिल्कुल सही समझे आप, यानी आर्टिफिशियली डायमंड बनता है। और जो आर्टिफिशियली डायमंड बनता है और एक नेचुरल डायमंड है, दोनों को रख दो तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। केवल और केवल जो आर्टिफिशियल डायमंड बनते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे साइज का होता है, जो नेचुरल डायमंड निकलता है वो बड़े साइज का होता है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा? नहीं तो अगर साइज का मैटर नहीं रहता तो आप आर्टिफिशियल डायमंड और नेचुरल डायमंड जो आप सुनते होंगे, डायमंड माइंस वगैरह का नाम सुनते होंगे, दोनों में इन डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कौन आर्टिफिशियल और कौन नेचुरल है, एक्सेप्ट इन द डिफरेंसेज ऑफ साइजेज। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग डायमंड के बारे में। डायमंड क्या कर जाएगा, उसको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं। और आपको पता ही होगा गुजरात में जो है बहुत सारा डायमंड इंडस्ट्रीज है, बहुत सारा डायमंड फैक्ट्री है, जहाँ पर क्या बनाया जाता है? डायमंड बनाया जाता है। हीरे के कारोबारी हैं, आपको पता ही होगा। जो ईसा अंबानी हैं, उनके हस्बैंड मुकेश अंबानी के जो बेटी है, उनके हस्बैंड आनंद पिरामल, वो डायमंड का ही कारोबार करते हैं। बिल्कुल। एक ढोकालिया साहब है, बहुत ही चैरिटी वगैरह भी करते हैं, वो भी डायमंड का कारोबार करते हैं। हमारे अडानी, वो जो शुरुआत किया था उन्होंने बिजनेस अपना, पहले वो डायमंड का माइंस वगैरह में वो काम करते थे। मुझे माइंस नहीं मालूम है, लेकिन डायमंड के शॉप पर वो जाकर काम करते थे, यहाँ पर आर्टिफिशियल डायमंड बनता है, और वहाँ से उन्होंने कारोबार अपना शुरू किया। तो डायमंड जब आप जाओगे गुजरात वगैरह में, गुजरात तो ऐसे ही बिजनेस का मतलब स्टेट है, लोग वहाँ पर अधिकतर क्या करता है? बिजनेस ही करता है गुजराती लोग, है ना। राजस्थान में मारवाड़ी लोग, जो उदयपुर का रीजन वगैरह का है ना, तो उधर बहुत सारे डायमंड के क्या मिलेंगे आपको? फैक्ट्री मिलेगा, डायमंड का इंडस्ट्रीज मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए, डायमंड्स कैन बी नहीं, डायमंड्स आर सिंथेसाइज्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू, व्हेन प्योर कार्बन, ऐसे लिख लो, जब हम प्योर कार्बन ऑब्टेन कर लिए, यस या नो, एलिमेंटल फॉर्म में, व्हेन प्योर कार्बन इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर, और जब प्रेशर आप उसको दोगे तो किसको? प्योर कार्बन को
तो हमें आर्टिफिशियल डायमंड यानी सिंथेसिस वाला सिंथेसाइज डायमंड मिल जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और ये जो डायमंड बनेगा, दिज सिंथेसाइज्ड डायमंड आर इनडिस्टिंग्विशिबल, मैंने कहा इनडिस्टिंग्विशिबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। जो नेचुरल डायमंड है और जो इस डायमंड बनकर आया है, इसको आप पहचान नहीं पाओगे। बस किसका फर्क रहता है, दे डिफर इन साइज, क्या साइज है ना, दे डिफर इन साइज, मतलब जो आपका आर्टिफिशियल डायमंड होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। आर्टिफिशियल डायमंड आर स्मॉलर इन साइज। मेरी बात समझ में आ रहा है, जो आपका आर्टिफिशियल डायमंड होगा वो छोटे छोटे देखने को मिलता है। एक मिनट में इंक थोड़ा डाल लेता हूँ बच्चा। तो आपको यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम एक थर्ड टाइप का जो है जिसका C60 है, जिसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, उसके बारे में भी देख लेते हैं, है ना। एक मिनट, ठीक है। तो C60 जो था वो आइडेंटिफाई हुआ था फर्स्ट टाइम। C60 यानी 60 कार्बन उसमें अरेंज होता है और किस फॉर्म में रहता है, इन द शेप ऑफ फुटबॉल। जो कार्बन होते हैं, कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, मतलब कि उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप। और इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरेंस क्यों पड़ा, यस या नो। तो जो US आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था फ्यूलर, क्या नाम था, फुलर, उन्होंने एक डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट थे वो, क्या थे, आर्किटेक्ट थे। उन्होंने जियोडेसिक डोम बनाया था जो C60 की तरह दिख रहा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, उनके फ्यूलर के नाम पर उसका बकमिंस्टर फ्लोरेंस रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 2 डायमंड और ग्रेफाइट, और एक तीसरा क्या है, C60 फ्लोरेंस। क्या लिखेंगे, फुलरेंस। थर्ड जो आपका है फुलरेंस, FULLERENES। ओके, तो इट इज अ थर्ड, ये जो होता है थर्ड क्लास ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन के एलोट्रोप का तीसरा क्लास है। मेरी बात को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इट वाज आइडेंटिफाई फर्स्ट टाइम C60, यस या नो। तो लिखेंगे द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड, जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड हुआ था, अभी तो बहुत सारा C120 भी है, वाज C60। क्या बोला गया, C60 बोला गया, जो कि किस शेप में है, फुटबॉल के शेप में है, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। किस शेप में, फुटबॉल के शेप में कार्बन एटम अरेंज रहता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। आपको पता ही है कि क्या होता है, फुटबॉल स्फीयर होता है, स्फेरिकल इन शेप। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो दिखता था किसके जैसा, जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय US आर्किटेक्ट फुलर, इसलिए उसका नाम रख दिया गया बकमिंस्टर फ्लोरेंस। मेरी बात में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे इट वाज, ये NCERT में सब दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा, लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय US आर्किटेक्ट फ्यूलर। ओके, दैट्स वाई द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरेंस। क्या कहलाया गया, फुलरेंस। दैट्स वाई C60 मॉलिक्यूल को क्या बोला गया, फुलरेंस बोला गया। मेरी बात समझ में आ गया। तो ये आर्टिफिशियल है बिल्कुल, यस या नो। इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरेंस। चलिए
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म हो बट इन सेम स्टेट हो। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए, तो हमने क्या बात किया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात किया। अब देखिए, जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा तो मैंने बोला था कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। ऐसे तो उसके पास क्या प्रॉपर्टीज रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बना रहा है, और जो कंपाउंड बन रहा है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। तो कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी, यानी इसमें दो फैक्टर को नोटिस किया जाता है। एनसीईआरटी लिखता है दीज टू फैक्टर्स नोटिस्ड आर, मतलब कार्बन केस में हम दो फैक्टर को नोटिस करते हैं तो देखते हैं तो पता चलता है कि इसी दोनों फैक्टर की वजह से कार्बन जो है कंबाइन कर दूसरे एटम के साथ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बना रहा है। मेरी बात को समझिएगा। तो इस टॉपिक का नाम है वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे, वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एक तो बताओ कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, और वो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है जिससे कार्बन के पास एक एबिलिटी आ जा रहा है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने का। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। तो उसमें दो फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा रहा है। उस दोनों फैक्टर का नाम क्या है, मैं अभी जस्ट बोर्ड पर बताता हूं, है ना। तो कैसे लिखेंगे, पहला ये जो टॉपिक का नाम है इसको बोलते हैं वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसको हम लोग आज बात करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। देखिए, तो पहली बात समझिए, जो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ या सम अदर एलिमेंट के साथ। मेरी बात को समझिएगा। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसके पास एक एबिलिटी देता है कार्बन को कि तुम क्या करो, बहुत सारे एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाओ। क्या, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाओ। तो इसको पहले लिखेंगे द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। जो कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर है ना, वो इनेबल्स करता है, मतलब एबिलिटी देता है कार्बन टू फॉर्म कार्बन एटम टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल लो या आप कंपाउंड भी बोल सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कंपाउंड, तो हम भी क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। यानी कार्बन अगर जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देखते हो कि सुनते हो कि कार्बन बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनता है जिसकी मिलियन में भी संख्या है, मिलियन में नंबर है, तो किसके द्वारा, अगर कार्बन के पास एबिलिटी नहीं रहता कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जो आप मिलियन ऑफ नंबर कंपाउंड देखते हो कार्बन का, वो एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो एक तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के बाद भी इसमें दो फैक्टर नोटिस किया जाता है, तो वो दो फैक्टर के बारे में लिखा जाएगा। टू फैक्टर्स आर नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन। जब हम कार्बन का केस मतलब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन दोनों फैक्टर का एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है कैटिनेशन। क्या है, कैटिनेशन। अब ये क्या है सर, आप पूछोगे। देखो कैटिनेशन क्या होता है ना, कैटिनेशन जो एक तरह का कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है जो क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ लिंक कर कर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाएगा। मतलब अगर मैं कैटिनेशन के बारे में लिखूं तो कैटिनेशन क्या होता है बताइए, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी। क्या लिखा मैंने, यूनिक एबिलिटी। यूनिक मतलब बिल्कुल इसके 1 in मिलियंस में एक आध एटम के पास ये ऐसा एबिलिटी देखने को मिलता है। यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ, क्या, बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन दूसरे कार्बन के एटम के साथ, अदर एटम्स ऑफ कार्बन, टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और यही क्या कहलाता है, ये प्रॉपर्टी कहलाता है कैटिनेशन। क्या कहलाता है,
कैटिनेशन। तो इसको मैं लिखूंगा दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब कैटिनेशन का मतलब होता है कि जब कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है जिससे क्या करेगा, दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाकर बॉन्ड करेगा और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये प्रॉपर्टी किस नाम से जाना जाता है, कैटिनेशन के नाम से जाना जाता है ना। अब ये जो कार्बन एटम्स लिंक किया जाता है वो क्या होता है, आप समझिएगा, वो हो सकता है स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, और मतलब ऐसे भी समझो रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। और कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब है ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी लिंक्ड हो सकता है। ठीक है, चलिएगा इसको भी लिख लेते हैं। दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। क्या होगा, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। या तो कार्बन का बहुत बड़ा बड़ा चेन होगा, या तो जो कार्बन होंगे वो ब्रांच्ड चेन के फॉर्म में होगा। मैं एक करके सब बताऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा, ब्रांच चेन सब आगे पढ़ना है। लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, है ना, ब्रांच चेन। और कार्बन एटम्स इवन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। यहाँ रिंग का मतलब हुआ, जैसे आपने देखा होगा अगर एनसीईआरटी बुक में, तो बेंजीन दिया हुआ है, साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है, साइक्लोब्यूटेन दिया हुआ है, यानी कार्बन एटम साइक्लिक मैनर में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। यानी कार्बन जो एक कंपाउंड होगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन रहेगा या ब्रांच चेन रहेगा या रिंग के फॉर्म में वहां पर कार्बन एटम्स अटैच रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। और जो कार्बन एटम्स होंगे, एक कंपाउंड जो बनेगा वो लिंक रहेगा किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो भी हम लोग लिख लेते हैं। चलो, बॉन्ड बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसको लिख लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आगे सब में पढ़ाया जाएगा। बोलिए, देखिए, कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो, वैसा कार्बन कंपाउंड जो किसके द्वारा लिंक्ड हो, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, है ना, तो वो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है देखेंगे। तो अगर अभी तो आप हाइड्रोकार्बन में नहीं पढ़ाया हूँ, अगले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के बताऊंगा। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। पहली बात तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड मिलता है, बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में दो भाग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जो सैचुरेशन होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, वो बॉन्ड पर डिफाइन किया जाता है। किस पर डिफाइन किया जाता है, बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अगर दो जो कार्बन एटम जो लिंक किया गया सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कहलाएगा। अगर वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। तो सैचुरेटेड क्या होता है, इसको देख लेते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड, क्या लिखेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए, तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय, किसके द्वारा लिंक है, विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, है ना, बोलिए, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, है ना, बिटवीन टू कार्बन एटम या बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन द कार्बन एटम्स। बोलिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। मतलब अगर आप कार्बन कंपाउंड देखते हो और उस कार्बन कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन के बीच में, जो कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है,
सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यानी कार्बन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब आगे इसके बारे में हम जब सैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैं जान रहा हूं कुछ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर अल्केन भी बता दो, तो नहीं, आज का वो लेक्चर नहीं है हमारा। अभी जो वर्सेटाइल नेचर हम पढ़ रहे हैं कि क्यों कार्बन जो है, कार्बन के पास ऐसे एबिलिटी क्या है जो इतने बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा, देखिए अगर इसको लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे तो ये भी तो कार्बन कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन कंपाउंड होगा, है ना, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन एटम्स के बीच में एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा, एक भी ट्रिपल आ गया तो भी अनसैचुरेटेड कहलाएगा, अगर डबल और ट्रिपल दोनों है तो भी अनसैचुरेटेड कहलाएगा। मेरी बात को समझिएगा। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, क्या? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो, या तो कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब यहाँ पर जो लिंकिंग होगा वह तो डबल बॉन्ड से होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड से होना चाहिए। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, बताइए 2 इलेक्ट्रॉन का। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का। जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, शेयर्ड होता है। और आपको ये भी जब पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में देखा जाता है वो और किसी अदर एलिमेंट में देखने को नहीं मिलता है। मेरी बात को समझिएगा, अगर किसी अदर एलिमेंट में कैटिनेशन देखने को मिल भी रहा है तो कार्बन की जितना एक्सटेंट नहीं देखने को मिलता है। मतलब जो कैटिनेशन है कार्बन का वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास कैटिनेशन का एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, वो हाइड्रोजन के साथ 7 या 8 चेन का कंपाउंड बना सकता है, 7 या 8 चेन का, 7 से 8 सिलिकॉन रहेंगे। लेकिन कार्बन की संख्या तो 55, 50, हजारों की संख्या में होता है। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? और जो सिलिकॉन बनाता है कंपाउंड वो बहुत रिएक्टिव होता है, जबकि जो कार्बन जो बनाता है कंपाउंड वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव का मतलब हुआ ज़्यादा स्टेबल। क्या हुआ? ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कैटिनेशन में अभी बताया है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, देखिएगा तो क्या लिखेंगे, नो अदर एलिमेंट, क्या, नो अदर एलिमेंट सो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन का जो प्रॉपर्टी है, सो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कार्बन, कार्बन शोइंग। मतलब जितना कार्बन जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है उसके बराबर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं शो कर पाता है। एनसीईआरटी ने लिखा है सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन जो कंपाउंड बनता है किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तो कितना उसमें सिलिकॉन रहेगा, 7 से 8, तो ये भी लिख लो, है ना। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के साथ क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जिसमें कितना विच, जिस चैन में कितना रहेगा, कितना कार्बन, कितना सिलिकॉन रहेगा, अप टू 7 to 8, इन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 to 8, 7 और 8 कर लो, 7 से 8 सिलिकॉन, 7 से 8 का ही चेन बनेगा। लेकिन कार्बन में क्या है, लाखों का कार्बन कंबाइन कर चेन बना सकते हैं। आप समझिए मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, और मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है। जब सोचो कि कार्बन कंपाउंड का मिलियंस में चेन है तो हुआ ना,
समझे नहीं समझे? जब नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, सोप डिटर्जेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सोप का तो 55-60 से ही स्टार्ट होता है, फैटी एसिड का। जो मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? और ये जो चेन बना भी लिया, कौन सिलिकॉन कंपाउंड बना भी लिया गया, तो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दीज आर वेरी रिएक्टिव, क्या होता है? रिएक्टिव, और ज़्यादा रिएक्टिव मेक्स इट लेस स्टेबल। क्या? लेस स्टेबल। मेरी बात में नहीं आ रहा है? जबकि जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ? लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। क्या? मोर स्टेबल। बट यहां देखिए लिख रहा हूं, बट द कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। अब आप कहोगे तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा, किससे? सिंगल और डबल से। डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिंगल से ज्यादा है, और सिंगल मतलब अगर स्ट्रेंथ का कंपेरिजन करें, लेकिन अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल है, तो वो भी एक तरह से क्या है? हाईली स्टेबल है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बोलिए, इससे क्या हो गया? ये होता है लेस रिएक्टिव। क्या होता है? लेस रिएक्टिव। रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है, बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कार्बन एटम जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है रिएक्शन में। बोलो, अरे भाई आप पढ़े हो ना कि एटम पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन में। तो कार्बन कार्बन के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो निकल ही नहीं पा रहा है, तो हुआ ना लेस रिएक्टिव। और जब लेस रिएक्टिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मोर स्टेबल, या मोर बोल लो या मोस्ट बोल लो। क्या बोल लो? मोस्ट स्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, यानी जो कार्बन 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 से जो बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन जुड़कर बॉन्ड बनाता है, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कैटिनेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना रहा है। कार्बन क्या कर सकता है? लिंक भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके जो चेन, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और चेन रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है ना। और जितना कैटिनेशन कार्बन शो करता है, उसके जैसा कैटिनेशन कोई और एलिमेंट नहीं करता है। मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है, जो दूसरा फैक्टर है जिसके लिए जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका टेट्रा वैलेंसी। क्या है? टेट्रा वैलेंसी। मेरी बात को समझिएगा। तो ये भी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का सेकंड फैक्टर मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो टेट्रा का मतलब 4, और वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितना है आप ऑलरेडी मैंने कल समझा दिया था। तो टेट्रा वैलेंसी, देखिए सेकंड नंबर, देखिए टेट्रा वैलेंसी क्या है? 4, यानी कार्बन है जे वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन के पास कितना वैलेंसी है अपना? 4 है, 4 वैलेंसी है, बोलिए, है ना। सो दैट इट कैन मेक्स 4 बॉन्ड विथ एटम्स ऑफ कार्बन, अदर एटम ऑफ कार्बन। समझिएगा बात को। इसका मतलब कार्बन जो है 4 वैलेंसी है, सो दैट इट मेक्स 4 बॉन्ड्स विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, दूसरे कार्बन के एटम के साथ बना सकता है, एटम्स ऑफ कार्बन, और विथ एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। यहां पर मैंने क्या लिखा? मैंने कुछ नहीं लिखा, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। आप यहां पर गौर करो, क्या लिखा है? कार्बन के पास मैक्सिमम वैलेंसी कितना है? 4। इससे क्या कर सकता है? ये 4 बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ? अपने कार्बन के दूसरे कार्बन के एटम के साथ, बोलिए, और या तो दूसरा जो मोनोवैलेंट एलिमेंट है उसके एटम के साथ। अब यहाँ पर मोनोवैलेंट का मतलब क्या हो? मोनो का मतलब होता है 1, अब वैलेंट का मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या हो? 1 हो। मेरी बात समझ में आ गया? तो कार्बन जो है, जो कार्बन बॉन्ड बनाता है, वो किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, सल्फर के साथ बनाता है, क्लोरीन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, बोलिए। और जितने कार्बन के अलावा जितने एलिमेंट उसमें आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे अदर एलिमेंट का, सबका प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होगा, बोलो, क्योंकि स्पेसिफिक एलिमेंट आ रहा है ना भाई। नहीं आया समझ में? तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। अगेन समझिएगा ऐसे, द कार्बन फॉर्म
एक मिनट में पेन नहीं चल पा रहा है। फॉर्म बॉन्ड्स विथ किसके साथ बना सकता है बताइए? हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, N2 लिख देता हूं, ऑक्सीजन से साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, एसेट यहां लिख देता हूं। मेरी बात को समझिएगा, है ना। ETC विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड करता है कार्बन के साथ कौन सा अदर एलिमेंट आकर बॉन्ड बनाया है। जो जो बॉन्ड बनाता जाएगा उसका नेम भी अलग होगा, प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अगेन जो देखिए दूसरा बात जो है, जो कार्बन बॉन्ड बनाता है मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट के साथ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या होता है? स्ट्रांग होता है, जिससे कि वो जो कंपाउंड होता है वो एक्सेप्शनली क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इसको मैं लिखूंगा और उसके पीछे क्या रीजन है इसको भी लिखूंगा कि इतना स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बना रहा है, अदर एलिमेंट क्यों नहीं बना पा रहे हैं, तो उसको भी समझेंगे। तो देखिए अगेन एनसीईआरटी में लिखा है, अगेन द कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विथ मोस्ट अदर, एक मिनट में देखता हूं, रिकॉर्डिंग चालू है ना? बिल्कुल। अगेन द कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ज़्यादा जो बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम जो है दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जो बनाता है वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब जो कंपाउंड होगा वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, मेकिंग द कंपाउंड exceptionally stable। जो कंपाउंड बना वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल हुआ क्यों? उसके पीछे एक रीजन है। वन रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम। स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम्स। अब आप समझो ये क्या कर रहे हो सर? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जो कार्बन एटम जो है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर बॉन्ड बनाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके पीछे रीजन है जो कार्बन एटम का साइज होता है वो छोटा होता है। यानी समझो मेरी बात को, एटम का साइज जब छोटा होता है तो न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस भी ज़्यादा, उसका जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होगा? प्रोटॉन होगा, या जो उस एटम कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रख पाएगा। क्या करके रख पाएगा? स्ट्रांगली होल्ड करके रख पाएगा। आप जब 11th क्लास में कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ोगे तो जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो मेजर किया जाता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। चूंकि अभी अब कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए समझो जो छोटा एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? स्ट्रांगली होल्ड करके रख पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली होल्ड रहेगा तो आप समझिए खुद से वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। इसलिए मैंने लिखा वन रीजन फॉर द स्ट्रांग बॉन्ड इज द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का जो साइज है वो छोटा है, इससे क्या हुआ? दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है कार्बन का वो क्या करेगा? दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड स्ट्रांगली द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर है उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रख पाएगा, दस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। अरे भाई, और बॉन्ड बनता कैसे है? बॉन्ड बनता कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, 4 का होगा तो डबल बॉन्ड, 6 का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। बोलो यस या नो? तो यहां पर दस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड क्या होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जो बिगर एटम्स, बिगर मतलब जो वैसे एलिमेंट जिनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है,
उनका जो बॉन्ड बनाते हैं वो वीकर होते हैं। क्या होते हैं? वीकर होते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग वीकर एटम्स। तो इसको भी लिख लो, द बॉन्ड, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिएगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स जिनके एटम क्या है? बड़े बड़े इन साइज, एटॉमिक रेडियस इनका ज़्यादा है। वही मैंने लिखा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स। एटम्स क्या होगा? बड़ा बड़ा। वैसे बॉन्ड्स आर बिकर होते हैं, कमजोर होते हैं। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? और जब मच बिकर, यहाँ एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा रहता है आर मच बिकर। और आप समझो, जब बॉन्ड ही कमजोर रहेगा, जब बॉन्ड ही कमजोर रहेगा, यानी बॉन्ड कमजोर, यानी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पा रहा है, इसका मतलब जो आपका कंपाउंड क्या है? लेस स्टेबल है। जब मन तब इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही करके नहीं रख पा रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। स्टेबिलिटी बढ़ाना है, कंपाउंड स्टेबल होना है, तो बॉन्ड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। तो आई होप आपको आज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन समझ में आ गया होगा। कार्बन के पास दो ऐसा प्रॉपर्टी है जो जिसके कारण ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है लिंक कर कर कर। वो उसको प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब होता है सेवरल दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या करना? लिंक करना। मेरी बात में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड से भी कर सकता है, बोले ब्रांच चेन, रिंग चेन और स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और दूसरा टेट्रा वैलेंसी, इसके पास 4 वैलेंसी है। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। समझिएगा, क्या 4 बॉन्ड बना सकता है, या तो अदर कार्बन एटम से या 4 मोनोवैलेंट एटम के साथ। मेरी बात समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ाया, उसमें जितना मैंने बताया उतना याद रख लेना है। एक सेपरेट लेक्चर मैं उसको बनाऊंगा 5-10 मिनट का, जिसमें उसका मैं सारा डिजाइन बनाऊंगा। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मेरे पास 2 मार्कर है, उसके लिए मुझे रेड और ग्रीन मार्कर भी चाहिए। जो मेरे पास अभी है उसका इंक खत्म है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिनोशन बहुत तरह करना रहता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर को पसंद आ रहा है तो ये चैनल डियर ट्यूटर जो चैनल है, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।